Hello children, in previous video I have explained the topic of treatment of goodwill in such a situation. It has two types. First, when goodwill does not appear in the books. Second, when goodwill is already appear in the books. It also have two types. First is if the book value of goodwill is lower than its present value. Second, if the book value of goodwill is greater than its current value. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब है कि हम रिटायरमेंट और डेथ के चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं, हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। कि जब कोई फर्म से पार्टनर रिटायर हो रहा है तो हम उस टाइम पर उसकी गुडविल में से उसका जो पोर्शन है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, किस तरह से हम ट्रीटमेंट करते हैं गुडविल का, तो उसे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहते हैं। इट हैज़ डिपेंड ऑन द टू सिचुएशन। तो ये दो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, कि अगर फर्म ने अभी तक अपनी जो बुक्स हैं उसमें कोई भी गुडविल की अमाउंट शो नहीं की है, तो दैट टाइम वी विल प्रिपेयर द जनरल एंट्री कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट इन गेनिंग रेशो टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। इसका मतलब है कि जब फर्म ने गुडविल की अमाउंट को बुक्स में शो नहीं किया है तो वहाँ पर जो भी कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे और हम उसके लिए हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। सेकंड वन इज व्हेन गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर इन द बुक्स। इसका मतलब है कि जब फर्म ने गुडविल की जो वैल्यू है उसको ऑलरेडी शो किया हुआ है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, दैट टाइम वी विल प्रिपेयर जनरल एंट्री all partners capital current account debit in old ratio to goodwill account existing वैल्यू ऑफ गुडविल। इसका मतलब है कि वहां पर जो भी गुडविल की अमाउंट थी सभी पार्टनर्स के मिलकर के उसको सबमिट किया था, डिपॉजिट किया था या अचीव किया था, तो वहां पर जनरल एंट्री बन जाएगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट डेबिट किसी भी सभी पार्टनर्स के अकाउंट में अकॉर्डिंग टू द रेशियो वो डिपॉजिट है इन ओल्ड रेशियो, उनके ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग टू गुडविल अकाउंट। और उसके बाद जब हम क्या करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गुडविल अकाउंट, तो वहां से वो क्रेडिट हो जाएगी। लेटर क्रेडिट द आउटगोइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विच हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड डेबिट द गेनिंग पार्टनर कैपिटल करंट अकाउंट इन गेनिंग रेशियो। तो वहां पर रिमेनिंग पार्टनर्स जो है वो, अब इसका मतलब है कि जब रिटायरमेंट हो रहा है तो रिटायरमेंट के टाइम पर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो जब जा रहा है फर्म से, तो वो जो भी उसने अभी तक आपके प्रॉफिट में जो भी उसका कंट्रीब्यूशन था इन प्रॉफिट लॉस में, जनरल रिजर्व्स में, या जितने भी टाइप्स के आप रिजर्व आपके रिजर्व थे उनमें, उसके प्रॉफिट लॉस में, उसके गुडविल में, तो जहाँ पर भी आपने जहाँ पर भी पैसा कमाया उस पैसे में उसका भी एक पोर्शन है जो अब वो अपने साथ लेकर के जा रहा है। तो जिसके लिए हम एक, अब यहाँ पर मेन है गुडविल, कि उसके गुडविल के टाइम पर, उसके रिटायरमेंट के टाइम पर हम उसकी गुडविल में से भी उसका जो पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे वहाँ पर पे करेंगे। वैन गुडविल इज ऑलरेडी अपियर इन द बुक्स, अगर यहाँ पर गुडविल की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी शो की गई है बुक्स में, तो यहाँ पर इसमें भी टू सिचुएशंस क्रिएट होती हैं। फर्स्ट, इफ द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज लोअर देन इट्स प्रेजेंट वैल्यू। इसका मतलब है कि जब गुडविल की वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू से कम है, कि सपोज आपने गुडविल की जो वैल्यू है बुक्स में वो आपने 50,000 लिखी है, लेकिन उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है गुडविल इज लोअर देन इट्स प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है वो 60,000 है, तो इसका मतलब जो बुक्स वैल्यू है वो लोअर है देन इट्स प्रेजेंट वैल्यू। सेकेंड इज इफ द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज ग्रेटर देन इट्स करंट वैल्यू। इसका मतलब है कि जब आपकी बुक्स में गुडविल की वैल्यू ज़्यादा है लेकिन उसकी करंट वैल्यू कम है, गुडविल वैल्यू बुक्स वैल्यू ऑफ गुडविल इज ग्रेटर, आपकी बुक्स वैल्यू 50,000 है और आपकी करंट वैल्यू 40,000, तो यहाँ पर इन दोनों सिचुएशन में जो डिफरेंसेस आते हैं उन डिफरेंसेस को हम क्या करते हैं, उन डिफरेंसेस के लिए एक जनरल एंट्री प्रिपेयर की जाती है जो मैंने लास्ट आपको वीडियो में सॉल्यूशन के साथ सिखाई थी। ठीक है, सो टुडे आवर टॉपिक इज हिडन गुडविल। हिडन गुडविल भी मैंने आपको बताया था। हिडन गुडविल का मतलब है कि अभी तक तो हमने जो गुडविल की अमाउंट है वो रिटायरिंग पार्टनर के जो रेशो थे उसके अकॉर्डिंग हमने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की है और कैलकुलेट की है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब फर्म एस्टिमेट लगा रही है कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर तो उसको हम क्या क्या चीज़ें दे करके भेजने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें उसके क्लेम में हैं, तो वहाँ पर फर्म ने सपोज ये एस्टिमेट, क्योंकि बुक्स
अब जैसे यहाँ पर एक कंडीशन है कि व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, अगर सपोज आपने किसी चीज़ की वैल्यू अपनी बुक्स में शो की ही नहीं है, तो अब आपके लिए उसको कुछ टाइम के बाद ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा, कैलकुलेशन करना बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इसी तरह से फर्म ने क्या किया कि फर्म ने वहाँ पर गुडविल की जो अमाउंट थी उसको बुक्स में शो नहीं किया, पैसा आता रहता था प्रॉफिट के साथ और हम उसको रेशो से बांटते रहते थे, सबके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाते थे। लेकिन अब जब फर्म से पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो रिटायर होने के टाइम पर वो आपसे पूछेगा कि भाई मैंने आपके साथ 5 साल या 10 साल, इतने सालों तक मैंने आपके साथ काम किया, तो मेरा गुडविल का शेयर कितना है, मेरा प्रॉफिट का शेयर कितना है, मेरी कैपिटल कितनी है, उसके अंदर कुछ इंक्रीमेंट हुआ कि नहीं, क्योंकि जब कैपिटल हम इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल पे भी फर्म क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने कितने इस ड्यूरिंग द ईयर, इतने सालों में मैंने कितनी ड्राइंग्स यूज़ की, आपने उसके ऊपर कितना चार्ज किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना चार्ज किया, कितने जनरल रिजर्व आज तक हमने किए, कितने ऐसे अनएक्र्ड इनकम थी जो हमने गेन की। तो इन सभी चीज़ों के साथ वो क्या करेगा, आपसे फर्म में क्लेम करेगा और आपसे कहेगा कि भाई मुझे बताओ और मुझे डिटेल करो कि आपने किस तरह से मेरी जो एडजस्टमेंट है या जो मेरी फाइनल पेमेंट बनाई है वो कितनी है और किस तरह से एडजस्ट करके बनाई है। ठीक है, तो वहाँ पर पहले हमने पढ़ा कि जब फर्म में गुडविल शो की है या नहीं की है, या उसकी करंट वैल्यू या उसकी प्रेजेंट वैल्यू उसकी बुक वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, तो उन सब कंडीशंस में हम जनरल एंट्री किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। अब यहाँ पर जो मेन क्वेश्चन है वो है हिडन गुडविल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन में ये 6 मार्क का या 4 मार्क का एक क्वेश्चन कंपलसरी, 3-4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी आता ही है। हिडन गुडविल का मतलब है कि जब फर्म रिटायरिंग पार्टनर को उसकी जो क्लेम है, जो उसका सेटलमेंट बन रहा है अमाउंट का, उससे कुछ ज़्यादा अमाउंट उसको पे करती है और उसको रिटायर होने के लिए परमिशन दे देती है और कहती है ठीक है चलो हमारे सारा जो क्लेम है वो सेटल हो गया और अब आप आराम से जा सकते हो। तो वहाँ पर फर्म क्या है कि वहाँ पर फर्म उसको जो एक्सेस अमाउंट दे रही है, तो वहाँ अब वो एस्टिमेट उसमें उस एक्सेस अमाउंट में से हम कैलकुलेशन करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इस जो सेटलमेंट अमाउंट है इसके अंदर उसकी गुडविल की कितनी अमाउंट फर्म ने उसको पे की है। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हिडन गुडविल। इफ द फर्म हैज अग्रीड टू सेटल द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स का अकाउंट बाय पेइंग हिम अ लंप सम अकाउंट। इसका मतलब है कि इफ द फर्म हैज अग्री, फर्म अग्री है टू सेटल द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स अकाउंट, कि जो फर्म में पार्टनर रिटायर हो रहा है या डिसीज जो बीमारी की वजह से जो लंबी छुट्टी पर जाना चाहता है, सपोज डेथ हो रही है, तो जब डेथ हो रही है तो मैंने पहले बताया कि जब किसी फर्म में पार्टनर की डेथ होती है तो उसके जितने भी क्लेम है, जितने भी सेटलमेंट है, हम वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में पोस्ट करते हैं जो उसका रिलेटिव अकाउंट है। ठीक है, और जब फर्म से रिटायर हो रहा है पार्टनर तो हम सारी चीज़ें उसी को देंगे और उसको दे करके पेमेंट करने के बाद हम उसको अलविदा कह देंगे। पार्टनर अकाउंट बाय पेइंग हिम अ लंप सम अकाउंट, देन द अमाउंट पेड टू हिम इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज ड्यू टू हिम। तो कह रही है फर्म कि हम जब उसको रिटायर करेंगे तो हम उसको एक लमसम अमाउंट देंगे और जिसमें उसके जो ड्यू अमाउंट है उससे ज़्यादा उसकी अमाउंट होगी। ठीक है, बेस्ड ऑन द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एक्सेट्रा। कि हमने जो उसकी ड्यू जो फाइनल अमाउंट क्रिएट की है, जो फाइनल अमाउंट हम शो कर रहे हैं, वो सब कब की गई है कि सारी एडजस्टमेंट्स को, नेसेसरी जो एडजस्टमेंट थी उनको करने के बाद, जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज, जनरल रिजर्व, तो उन सभी को एडजस्ट करने के बाद हमने उसकी एक जो ड्यू अमाउंट है उसको फाइनलाइज किया है और अब हम उसको उसकी फाइनलाइज अमाउंट से एक्सेस अमाउंट उसको पे कर रहे हैं और उसको परमिशन दे रहे हैं कि ठीक है अब आप रिटायर हो सकते हो। नोन ऑन हिडन गुडविल, तो उसे हम हिडन गुडविल कहते हैं। सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन अ क्वेश्चन अगेन। PQR पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। PQR 3 पार्टनर है, तीनों का रेशियो 3:1 है। आर रिटायर, अब फर्म से जो है वो आर रिटायर हो रहा है,
फर्म से जब आर रिटायर हो रहा है तो सब यहाँ पर जब फर्म से रिटायर होता है पार्टनर, तो उसके जाने के बाद उसका जो रेशो है वो रिमेनिंग दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाता है, जिसे हम गेन कहते हैं। इसका मतलब कि जब फर्म में किसी पार्टनर का एडमिशन होता है तो एडमिशन के टाइम पर जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है वो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, लेकिन जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर हो जाता है तो उस रिटायरमेंट के टाइम पर उसका जो रेशो है वो रिमेनिंग पार्टनर के पास वापस आ जाता है, तो उनको हम गेन कहते हैं। आर रिटायर एंड द बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आर जो है वो रिटायर हो रहा है, अब बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में भी कुछ बैलेंस है। आफ्टर मेकिंग नेसेसरी एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट कर दी गई हैं ऑन अकाउंट ऑफ रिजर्व, रिजर्व से, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट और लायबिलिटीज से, वर्क आउट टू ₹60,000। तो इसका मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उसकी जो अमाउंट है ड्यू वो 60,000 की स्टैंड हो रही है। P and Q agreed to pay him 75,000 in full settlement of his claim। तो यहाँ पर P और Q अग्री हो रहे हैं, आपस में सहमत है कि ठीक है कि R जो है वो जाना चाहता है, तो 75,000 हम उनको फुल सेटलमेंट देंगे और जो उसके क्लेम बन रहे हैं उससे ज़्यादा अमाउंट। तो इसका मतलब है कि उसके जो क्लेम थे वो 60,000 के थे, लेकिन जो पार्टनर है वो उसको 75,000 फर्म उसको पे करिए। इट इम्प्लाइज दैट ऑफ ₹15,000 इज रुपीज आर शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो इसका मतलब है कि जो फर्म की गुडविल थी उसमें 15,000 जो शेयर था वो किसका था, आर का। दिस विल बी डेबिट टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी एंड क्यू इन देयर गेनिंग रेशो। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, गेन हो जाएगा, किसको, पी को और क्यू को, उनके डेबिट में हम उसको कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। एंड क्रेडिटिंग आर कैपिटल अकाउंट एज फॉलो, और उसके बाद आफ्टर दैट वी विल बी क्रेडिट टू इन आर कैपिटल अकाउंट। तो उसके बाद वो आर के कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। P कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 टू R कैपिटल अकाउंट 15,000। R शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन P एंड Q कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो ऑफ 3:2। अभी तक जो गुडविल P और Q के पास गेनिंग रेशियो में थी वो उन्होंने क्या किया, अब उसको गेन होगा लेकिन उसके जाने के बाद, तो अभी उसमें जो उसका 15,000 की जो गुडविल बन रही थी वो गुडविल उसको दे दी गई है, उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, और किसने मिलकर के, P और Q ने। तो इसी तरह से हमारे पास एक और क्वेश्चन है, XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 1:3, Z retire and his capital after making all adjustment for reserve and profit on revaluation stand at rupees 2,40,000. X and Y have agreed to pay him 3 lakh in full settlement of his claim। तो सेम क्वेश्चन है कि यहाँ पर XYZ 3 पार्टनर है, तीनों का रेशो 1:3 है, Z रिटायर हो रहा है फ्रॉम फर्म से और एडजस्टमेंट जो उसकी बन रही है वो है 2,40,000 की, लेकिन फर्म उसको 3 लाख रुपीज़ फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम पे कर रही है। पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, NPSR is decided on 1:3। 1:3, X capital account debit 10,000, Y capital account debit 50,000 to Z capital account 60,000, being Z share of goodwill adjusted in gaining ratio 1:5। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि XYZ 3 पार्टनर है, तीनों का रेशो 1:3 है, Z फर्म से रिटायर हो रहा है और उस सारी एडजस्टमेंट को करने के बाद उसको फर्म ने जो एक वैल्यू स्टैंड की है उसके लिए वो है 2,40,000, जिसके बदले में फर्म उसको 3 लाख रुपीज़ पे कर रही है फॉर हिज सेटलमेंट फुल क्लेम, कि जितने भी अब इसके बाद वो क्लेम ना कर सके क्योंकि उसको उसके पास जो है वो एक्सेस अमाउंट जा रही है। अब इसके इस क्वेश्चन पर हम किस तरह से जनरल एंट्री पास करेंगे और NPSR की जो भी फर्म में इसके रिटायरमेंट होने के बाद फर्म में जो भी पार्टनर बच रहे हैं X और Y, उनके लिए इन फ्यूचर का जो रेशो होगा वो है 1:3। X कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000, Y कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू Z कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब कि 60,000 जो है वो उसको एक्सेस अमाउंट दी है फर्म ने, 60,000 उसकी गुडविल अमाउंट है, जिसके लिए बीइंग Z शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड, Z को एडजस्ट कर दी गई है, मतलब उसको पे कर दी गई है इन गेनिंग रेशो 1:5, जो कि अभी तक गेन की गई थी किसके लिए, X और Y के लिए।
तो अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि हमने यहाँ पर हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट किया। उसके लिए है कि कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल 3 लाख रुपीज़, क्योंकि फर्म ने उसको 3 लाख रुपीज़ फुल सेटलमेंट पे कर रही है। जेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, वहाँ पर जो उसकी स्टैंड हो रही है वैल्यू, वो है 2,40,000। तो इसका मतलब है कि 60,000 जो एक्सेस अमाउंट है वो उसकी हिडन गुडविल है। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, अब यहाँ पर हम गेनिंग रेशो कैसे निकालेंगे कि कितना पैसा किसने अमाउंट में पे किया। ठीक है, न्यू रेशो 1:3, ओल्ड रेशो 1:3, एक्स गेन 1/5, टोटल 1/5 माइनस 1/6 इक्वल्स टू 1/12। तो एक्स को जो गेन हुआ था गुडविल में वो था 1/12 का, वाई को इसी तरह से जो गेन हुआ था गुडविल में वो था 5/12 का। तो जिसको जितना गेन हुआ था उसके आने के टाइम पर जेड के आने के टाइम पर अगर एक्स को गेन हुआ था 1/2 का और वाई को 5/12 का, तो अब दोनों ने मिलकर के उसको क्या कर रहे हैं, उसकी गुडविल जो अमाउंट है वो उसको पे की जा रही है। गेनिंग रेशो ऑफ एक्स एंड वाई 1:5, और उसके रिटायरमेंट के बाद जो उनका गेन रेशो है वो भी बढ़ रहा है, जो चेंज होकर के क्या हो रहा है 1:5। सो चिल्ड्रन, हिडन गुडविल का जो कंसेप्ट है वो हमारे पास एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के चैप्टर में भी है, और जब रिटायरमेंट हो रहा है फर्म से या किसी की डेथ हो रही है तो हम वहाँ पर भी हिडन गुडविल के जो कैलकुलेशंस है उनको हम यूज़ करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं कि जब हमारी फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो उसके एडमिशन के टाइम पर फर्म जो है, आपको याद होगा कि फर्म क्या है कि नया पार्टनर जो है हमें कुछ गुडविल की अमाउंट देता है, जिसके लिए मैंने आपको 4 और 5 केस बताए थे कि व्हेन द न्यू पार्टनर हैज एडमिटेड इन द फर्म दैट टाइम ही विल यूज गुडविल। तो वहां पर वो हमें अलग अलग केस के अकॉर्डिंग जो है वो गुडविल के अमाउंट को पे करता है। फर्स्ट केस वहां पे था कि जब फर्म में कोई नया पार्टनर आ रहा है तो वो आपको कैश नहीं दे पा रहा है। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग मैंने जनरल एंट्री बताई थी। फिर सेकंड केस था कि व्हेन ही पे कैश अमाउंट, कि जब वो क्या कर रहा है दूसरे केस में कैश पेमेंट मैं कर रहा हूँ विद कैपिटल। कि फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि मैं गुडविल की अमाउंट नहीं पे कर रहा हूँ, केवल कैपिटल दे रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि सेकंड केस जो था गुडविल ट्रीटमेंट का, वहां पर था कि जब कोई पार्टनर आपको कैश पेमेंट कर रहा है गुडविल की लेकिन उसने कैपिटल नहीं दिया। थर्ड केस था कि जब कोई पार्टनर आपको क्या दे रहा है, कोई एसेट दे रहा है और उसने कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास एसेट है, आप इस एसेट को रख लो और मुझे फर्म के अंदर एंटर करने दो और एक न्यू पार्टनर अपने साथ बना लो। इसके बाद वहां पे एक और केस था कि जब कोई फर्म में नया पार्टनर आता है और उसके पास देने के लिए नहीं है, ना ही एसेट है, या फिर वो क्या करता है पोर्शन, कि सपोज 10,000 की उसको गुडविल पे करनी थी फर्म को, लेकिन उसने उसका एक पोर्शन जो है वो पेमेंट कर दिया है और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसके लिए कमिटमेंट हो गया कि या तो बाद में दे देंगे या फिर इन फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें से फर्म क्या करेगी आने वाले टाइम में एडजस्ट कर लेगी। तो इस तरह से हमने एडमिशन के चैप्टर पर गुडविल में 5 जो केसेस थे वो मैंने आप लोगों को जनरल एंट्री के थ्रू आपको एक्सप्लेन किए थे। एक बार मैं फिर से रिवाइज करती हूँ कि व्हेन द गुडविल इज हिडन, और हिडन गुडविल के क्वेश्चन भी हमने वहां पर किए थे कि जब फर्म में किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है तो वहां पर गुडविल को जो हिडन गुडविल है, कि सपोज उसने आपको कैपिटल दिया, आपने कहा कि भाई मुझे आप कैपिटल जो है इन्वेस्टमेंट करिए और 10,000 मुझे आप क्या दीजिए, गुडविल दीजिए। लेकिन जो नया पार्टनर है उसने सपोज आपको कहा कि भाई ये लो आप 1 लाख रुपीज और इसमें से खुद ही एस्टिमेट कर लो या खुद ही कैलकुलेशन करो और जस्टिफाई करो कि क्या इसमें गुडविल है और क्या कैपिटल है। तो इसका मतलब जब उसने आपको एक लमसम अमाउंट दी और आपने उसके अंदर से कैलकुलेट की कि ठीक है आपका 80,000 जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और 20,000 आपका गुडविल हो जाएगा। अब वहां पर वो जो गुडविल आई है, तो कभी जैसे अगर आप जनरली सोचेंगे तो फर्म में जब किसी नए पार्टनर का सपोज एडमिशन हुआ तो नए पार्टनर का फर्म की गुडविल में अभी तक कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि फर्म का जो भी नाम है काम है वो किसकी वजह से है, वो पुराने पार्टनर की वजह से है। लेकिन जब वो फर्म बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में है या बहुत अच्छे से काम कर रही है या जो उसके गोल्स हैं वो उनको अचीव कर रही है, तो इस वजह से फर्म की जो गुडविल है वो रेज कर रही है लगातार। लेकिन जो भी कंट्रीब्यूशन है उस गुडविल में वो किसका है, वो पुराने पार्टनर्स का है। लेकिन जब फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तो इसका मतलब वो देख रहा है कि फर्म बहुत ग्रो कर रही है, मेरा फ्यूचर सेट हो जाएगा या मुझे बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉफिट मिलेगा, तो इन सब कंडीशंस को सोच करके वो फर्म के अंदर एंटर होता है।
तो जब वो फर्म के अंदर एंटर होता है, तो जब फर्म उसको कहती है कि ठीक है आपको हमारा नाम चाहिए, तो उसके लिए आपको कुछ गुडविल की जो अमाउंट है वो पे करनी पड़ेगी। तो उस टाइम पर जो नया पार्टनर है फर्म का, वो कुछ अपने साथ गुडविल लाता है। कभी कभी वो गुडविल लाता है, गुडविल के साथ कैपिटल लाता है, किसी केस में वो एसेट देता है, किसी केस में वो कहता है कि मैं पोर्शन दे रहा हूँ। तो ये अलग अलग टाइप के वहाँ पर क्या थे, गुडविल के केसेस थे। उसके बाद फर्म उससे क्या करती है कि गुडविल जो लेती है, उस गुडविल को जो पुराने पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में डाल देती है। इसका मतलब कहते हैं कि गुडविल अकाउंट डेबिट। सपोज हमारे पास 10,000 की सी ने कैपिटल हमें गुडविल दी, तो वो गुडविल क्या है कि 10,000 हमने गुडविल में जमा किया और उसके बाद उसको क्रेडिट कर दिया जो हमारे रिमेनिंग पुराने पार्टनर थे उनके अकाउंट में। अब क्या है कि वो गुडविल किन के पास चली गई, एक्स और वाई के। अब जब फर्म में रिटायरमेंट होगा तो वही गुडविल जो वापस जा रहा है पार्टनर, सपोज वहां पर हमारे पास जो था वो सी आया था और 10,000 का उसने हमें गुडविल की अमाउंट को पे किया था अपने एडमिशन के लिए। अब जब वो रिटायर हो रहा है तो वो 10,000 रुपीज वही पार्टनर उसी रेशो में वापस देंगे जिस रेशो में उन्होंने एडमिशन के टाइम पर आपस में उसको बांटा था। ठीक है, तो यहीं पर इसी तरह से जब क्या है रिटायरमेंट हो रहा है पार्टनर का, तो वहां पर हम उसको एक लमसम अमाउंट दे रहे हैं और जिसमें हम कह रहे हैं कि आपके जो क्लेम है उससे ज्यादा एक्सेस अमाउंट फर्म पे कर रही है, और जिसमें वो कह रही है कि हिडन गुडविल की जो गुडविल की अमाउंट है वो भी उसी के अंदर इंक्लूड है, जिसे हम हिडन गुडविल कहते हैं। सो व्हेन द गुडविल इज हिडन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, समटाइम्स द अमाउंट ऑफ गुडविल being brought in by the new partner. Again I will explain the concept hidden goodwill according to the admission of a new partner. तो admission of a new partner में हमने ऑलरेडी यूज किया है हिडन गुडविल को कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो एक बार मैं फिर से आपको हिडन गुडविल का जो क्वेश्चन है वो बताती हूँ, जिससे आपको डिफरेंस जो है वो याद आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है रिटायरमेंट एट द टाइम और डेथ ऑफ द टाइम, कि जब फर्म में रिटायरमेंट हो रही है या डेथ हो रही है किसी पार्टनर की, और जब फर्म में एडमिशन हुआ था किसी पार्टनर का, तो हमने किस तरह से वहां पर गुडविल की जो अमाउंट है उसको कैलकुलेट किया था। समटाइम्स द अमाउंट ऑफ गुडविल being brought in by the new partner is not clearly mentioned. यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कभी कभी जब पार्टनर फर्म में आता है नया और जो भी अमाउंट वो पे करता है, जो भी अपने साथ लाता है, तो उससे हमें क्लियरली ये पता नहीं चलता कि उसमें कितनी गुडविल की अमाउंट है। The agreement or the question also keep quiet about the method of calculating goodwill. और यहाँ पर जो है मेथड है कि गुडविल को किस तरह से कैलकुलेट किया जाए वो सब भी क्वाइट है, नहीं पता चल पा रहा है। द प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर आर ऑल्सो नॉट गिवन। इसी के साथ साथ क्वेश्चन में जो करंट ईयर है प्रॉफिट और प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर इन सच अ केस गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जब हमें क्वेश्चन में ये सब जो हमारी क्वेरी है, ये सब अगर हमें डाउट है, ये सारी चीजें हमारे पास क्लैरिफाई नहीं है क्वेश्चन में, तो वहां पर हम किस तरह से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की फर्म जो है जो ड्यूरिंग का जो प्रॉफिट है उसको फर्म ने किस प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड किया है। कैपिटलाइजेशन की आपने कैपिटल कितनी इन्वेस्ट की थी और उस कैपिटल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर कैपिटल में इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब उसमें जो इंक्लूड है वो आपका प्रॉफिट भी है, और ये प्रॉफिट क्या है, आपका गुडविल भी हो सकता है, आपके गेन भी हो सकते हैं, आपका रिवेन्यू भी हो सकता है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेप विल बी टेकन फॉर कैलकुलेटिंग हिडन गुडविल। फर्स्ट स्टेप, असरटेन द टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ ओल्ड एंड न्यू पार्टनर। कि यहाँ पर सबसे पहले हम कैपिटल को कैसे अज्यूम करते हैं कि कैपिटल में जो भी ओल्ड पार्टनर है, जो भी न्यू पार्टनर है, उन सभी की कैपिटल को हम कंबाइन कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग द कैपिटल ऑफ all the old partners in the firm plus the capital of a new partner। कि फर्म में कैपिटल निकालने का तरीका क्या, कि जितने भी पुराने पार्टनर हैं, जो भी नया पार्टनर फर्म में आया है, उन सबके कैपिटल को हम क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। नोट, इफ डिफरेंट आइटम ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर गिवन। अब यहाँ पर जो एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, उनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर विल बी द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटीज। जो भी पुराने पार्टनर्स थे उनकी कैपिटल में क्या है, डिफरेंसेस हैं एसेट एंड लाइबिलिटीज में। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। कि हमारे पास टोटल जो एसेट्स हैं अभी नए पार्टनर के आने के बाद, तो इसका मतलब टोटल, अगर नया पार्टनर है, मेरे
पुराने पार्टनर ए और बी के पास टोटल कैपिटल 2 लाख रुपीज़ का था और वहाँ पर जो नया पार्टनर है 1 लाख रुपीज़ हमने उससे टेक ओवर किया है कैपिटल। तो टोटल अब मेरे पास कैपिटल है 3 लाख रुपीज़। तो आपकी एसेट कितनी हुई 3 लाख रुपीज़ माइनस लाइबिलिटीज़, और आपने देखा कि भाई 50,000 रुपये हमें किसी की लाइबिलिटी पे करनी है। तो इसका मतलब आपके पास गुडविल कितनी थी, अपनी कैपिटल कितनी थी, जो है 2,50,000। सेकेंड स्टेप, फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, कि जब फर्म में हमें टोटल कैपिटल फर्म की कैलकुलेट करनी है। एग्जाम्पल, इफ न्यू पार्टनर कैपिटल फॉर हिज 1/5 शेयर इन 50,000, कि सपोज किसी पार्टनर का फर्म की कैपिटल में 1/5 का शेयर है और जो बन रहा है 50,000, देन टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म विल बी 5 टाइम ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो हम क्या करेंगे, उसका 5 टाइम है, मतलब उसका 1/5 रेशो है किसमें, 50,000 की, जो उसके पास अमाउंट आ रही है कैपिटल की, वो है उसकी 50,000। तो इसका मतलब आपने किसी से 50,000 अगर लिया तो आपने 4 टाइम, क्या है वो 5 टाइम इन्वेस्टमेंट था, 4 टाइम आपका था और 1 टाइम उसका था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 50,000 इंटू 5, क्योंकि 1/5 टोटल रेशो कितना है 5 में से अब आपने 1 उसको दे रहे हो, तो यहाँ पर टोटल कैपिटल फर्म की कितनी है, वो 2,50,000। अगर यहाँ पर निकालेंगे 2,50,000 माइनस 50,000, तो इसका मतलब 2 लाख रुपीज़ जो पुराने पार्टनर थे उनकी थी और जो 50,000 कैपिटल है वो नए पार्टनर की है। Third step is determination of goodwill. Excess of the capital of the new firm over the combined capital of old and new partner is assumed to be गुडविल। यहाँ पर कह रहा है एक्सेस ऑफ कैपिटल, अगर आपकी कैपिटल लगातार बढ़ रही है, फर्म की जो न्यू कैपिटल है वो बढ़ रही है, ओल्ड और न्यू पार्टनर इज अज्यूम टू बी गुडविल, तो इसका मतलब उसमें आपकी नए और पुराने पार्टनर दोनों की क्या है, हिडन गुडविल है। नाउ द एक्सप्लेन क्वेश्चन, A and B partner capital 13,000 9,000, they admit C as a partner with 1/5 share in profit of the firm. C bring 8,000 as his capital. क्वेश्चन में A और B दो पार्टनर है, दोनों की कैपिटल जो है वो 13,000 9,000 है। दे एडमिट सी, अब दोनों ने मिलकर के सी को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। अब यहाँ पर सी ब्रिंग, सी जो है वो लेकर के आ रहा है अपने साथ 8,000 कैपिटल। गिव जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड गुडविल, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो गुडविल है उसको एडजस्ट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि सी लाया है हमारे लिए 8,000 की कैपिटल, तो सी कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू सी कैपिटल अकाउंट 8,000। उसने हमें 8,000 रुपये का कैपिटल दिया है, तो जिसको हमने पहले कैश लिया, एंट्री बनाई और उसके बाद हमने उसके कैपिटल अकाउंट में उसको ट्रांसफर कर दिया। बीइंग अमाउंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन कैश बाय सी। सेकेंड एंट्री, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000। अब यहाँ पर जो फर्म की जो गुडविल है वो निकल करके आ रही है, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 1,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 1,000। इसका मतलब फर्म में जो सी का एडमिशन हुआ तो सी ने कोई भी गुडविल की अमाउंट पे नहीं की। कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, तो हम यहाँ पर गुडविल जो है हिडन वो कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स, तीनों पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो प्लस कर दी है, 13,000 9,000 और सी जो है 8,000 लेकर के आया, तो टोटल कैपिटल हमारी फर्म की है 30,000। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, अब फर्म की न्यू जो कैपिटल है वो कितनी है, 30,000 थी। बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल की, अब हम उसमें से निकालेंगे कि बेसिस की किसके, नए पार्टनर के। 8,000 हमें सी ने दिया है इंटू 5/1, क्योंकि हम जो उसको रेशो पे कर रहे हैं वो है 1/5, तो यहाँ पर 5 टाइम हो जाएगी, तो ये 8 इंटू 5 40,000। इसका मतलब फर्म की जो गुडविल है, जो पहली कैपिटल थी वो 30,000 है प्रेजेंट की, लेकिन जो फर्म की एक्चुअल जो कैपिटल है वो है 40,000। गुडविल 40,000 जो इसके पास अभी न्यू पार्टनर कैपिटल को यूज करने के बाद आई है 40,000 माइनस 30,000 इक्वल्स टू 10,000। सी शेयर ऑफ गुडविल 10,000 इंटू 1/5 2,000। तो यहाँ पर 10,000 की फर्म की गुडविल थी, लेकिन सी के द्वारा फर्म में कोई भी गुडविल की अमाउंट कैरी नहीं की गई, वो कोई भी ब्रॉट आउट नहीं कर पाया गुडविल की अमाउंट को, जिसको अभी ए और बी दोनों ने मिलकर के सेक्रीफाइस किया, दोनों ने दिया और उसके सी के कैपिटल अकाउंट में जमा हुआ 2,000 रुपये, जितना उसका कैपिटल में। इसका मतलब है कि फर्म की गुडविल 10,000 रुपये की है,
जिसके लिए सी कोई गुडविल नहीं दे पाया, लेकिन अभी उसकी गुडविल को एडजस्ट कौन करेंगे, ए और बी अपने अपने रेशो के इक्वल दे रहे हैं। दोनों ने मिलकर के सी के कैपिटल अकाउंट में 2000 रुपये जमा किए। उसके बाद टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट 1000 बीइंग सी शेयर ऑफ गुडविल। अब जो सी के शेयर गुडविल जो बना है एडजस्टेड इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1। इसका मतलब है कि जब कोई पार्टनर फर्म में नया आता है, अगर वो गुडविल नहीं ला रहा है तो हम क्या करेंगे, उसके नाम से उसके लिए गुडविल को सेक्रीफाइस करेंगे। सेक्रीफाइस कौन करेगा, सेक्रीफाइस जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे वो सेक्रीफाइस करेंगे अपने अपने रेशो में। अगर क्वेश्चन में अपने रेशो में सेक्रीफाइसिंग रेशो नहीं बताया है तो वहां पर हमें इक्वल कर देंगे, ठीक है, या फिर ओल्ड रेशो में करेंगे। तो यहाँ पर जैसे इसने नहीं बताया कि जो सी है वो कोई भी अमाउंट गुडविल की कैरी नहीं कर पाया है, तो उस एवज में सी के कैपिटल अकाउंट में हमने 2000 की गुडविल जमा की और उसके बाद ए और बी ने उसको क्या किया, सेक्रीफाइस किया, ठीक है। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं। ममता एंड सीमा आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2. They admit Rakhi as a partner with 1/4 share in the profit of the firm. Rakhi bring 8 lakh as her liabilities, share of capital. The value of old assets of the firm 16 lakh and outside liabilities were valued 2 lakh on that date. क्वेश्चन है कि ममता और सीमा दो पार्टनर है, दोनों का रेशो 3:2 है। एडमिट किया जा रहा है यहाँ पर दे एडमिट राखी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, फ्यूचर प्रॉफिट के लिए। राखी ब्रिंग 8 लाख एज हर शेयर ऑफ गुडविल कैपिटल। 8 लाख रुपए राखी ने हमें कैपिटल के लिए दिए। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट ऑफ द फर्म के पास जो एसेट्स हैं करंट वो 16 लाख रुपीज की हैं। एंड आउटसाइड लायबिलिटीज, और जो लायबिलिटीज उसके ऊपर ड्यू है आउटसाइड की वो है 2 लाख रुपीज। अब यहाँ पर अगर हम इसको डायरेक्ट भी माइनस कर दे तो इसका मतलब फर्म के पास 16 लाख रुपए की एसेट है, 2 लाख रुपए की लायबिलिटीज है, तो माइनस अगर हम करते हैं तो 14 लाख रुपीज जो है उसकी रिमेनिंग कैपिटल अमाउंट निकल रही है। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 8 लाख रुपीज, क्योंकि राखी ने हमें 8 लाख रुपए दिए हैं, ठीक है, कैपिटल के, तो बैंक में हमने इसको डिपॉजिट किया टू राखी कैपिटल अकाउंट और उसके बाद राखी के कैपिटल अकाउंट में वो क्या हुए, क्रेडिट। बीइंग राखी ब्रॉट हर कैपिटल इन कैश। सेकंड, राखी कैपिटल अकाउंट डेबिट, राखी के कैपिटल अकाउंट डेबिट हमने 2,50,000 जमा किए क्योंकि उसने हमें कोई भी गुडविल पे नहीं की। टू ममता कैपिटल अकाउंट 150, टू सीमा कैपिटल अकाउंट 1 लाख। अब वर्किंग नोट देखते हैं। कैलकुलेशन फॉर हिडन गुडविल कैसे आया, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कि फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो कितनी है, राखी कैपिटल इंटू रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर। तो जब हमें कैपिटल की वैल्यू निकालनी है तो जितना हम उसको शेयर दे रहे हैं, रेशो दे रहे हैं, उसी रेशो को हम यूज करेंगे और रेसिप्रोकल फॉर्म में यूज करने से हमें क्या है, टोटल कैपिटल फर्म के पास मिल जाएगी। 8 लाख रुपीज राखी की कैपिटल है, रेसिप्रोकल ऑफ हर शेयर इंटू 4 इक्वल्स टू 32 लाख। तो इसका मतलब फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो है 32 लाख। नेट वर्थ टोटल एसेट माइनस लायबिलिटीज, कि आपको अब यहाँ पर अगर नेट वर्थ देखनी है कि एक्चुअल हमारे पास कितना है तो उसके लिए हमें एसेट माइनस लायबिलिटी करना पड़ेगा। 16 लाख की हमारी एसेट है, 2 लाख की हमारी लायबिलिटीज है, तो टोटल हमारे पास 14 लाख की जो है वो नेट एसेट है। कैपिटल एम्प्लॉयड इन न्यू फर्म, अब हमें न्यू फर्म की जो है कैपिटल एम्प्लॉयड चेक करनी है। 14 लाख की एसेट हमारे पास है प्लस 8 लाख हमें किसने दिया, राखी ने दिया, तो 22 लाख रुपीज की टोटल कैपिटल है किसकी, अब नई फर्म की। गुडविल टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इन न्यू फर्म। सो चिल्ड्रन, इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म 14 लाख प्लस 8 लाख जो हमें अभी किसने दी है, राखी ने, टोटल है हमारे पास 22 लाख। गुडविल हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, कि टोटल कैपिटल न्यू फर्म की कितनी आई है, 32 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड इन न्यू फर्म, कैपिटल में जो इन्वेस्टमेंट था न्यू फर्म में वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है, 22 लाख का। तो इस तरह से जो 10 लाख रुपीज है वो क्या है, फर्म की हिडन गुडविल है। राखी शेयर ऑफ गुडविल, अब 10 लाख रुपीज की जो गुडविल है फर्म में उसमें 1/4 शेयर किसका है, 2,50,000। तो यहाँ पर क्वेश्चन था कि ममता सीमा दो पार्टनर थे, रेशो था 3:2, एडमिट किया गया राखी को और 1/4 शेयर के लिए, लेकिन राखी 8 लाख रुपीज एज हर शेयर ऑफ
कैपिटल, कि जो कैपिटल का शेयर था वो तो उसने लाया है, ठीक है, वो लेकर के आई है, लेकिन जो गुडविल की एसेट है वो नहीं लाई है। फर्म के पास अपनी जो टोटल एसेट है वो है 16 लाख की, और जो टोटल उसको लायबिलिटी पे करनी है वो है 2 लाख। तो इस तरह से हमने अभी क्या किया कि जो राखी है वो गुडविल नहीं ला रही है, और फर्म के पास जो गुडविल है वो 10 लाख रुपीज की है, जिसमें से 1/4 शेयर अब किसका है, राखी का, जिसकी अमाउंट है 2,50,000। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिमेनिंग पार्टनर है इस कंडीशन में वो नए पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करते हैं, उसके अकाउंट में जमा करते हैं, और फिर उसको वो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। राखी कैपिटल अकाउंट 2,50,000 टू ममता कैपिटल अकाउंट टू सीमा कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो इस तरह से बच्चों आज मैंने आपको जो हमारा रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर है उसमें हिडन गुडविल हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और प्लस इसी के साथ साथ कि एडमिशन के कंसेप्ट में हम हिडन गुडविल को किस तरह से ट्रीट करते हैं, दोनों के क्वेश्चन बताए और उनका डिफरेंसेस बताया। ठीक है, दोनों ही जो चैप्टर हैं उनमें हिडन गुडविल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही चैप्टर से हिडन गुडविल का क्वेश्चन यहाँ पर 3 और 4 मार्क्स का जो है वो आता है बोर्ड में। तो इसलिए आपको दोनों जो चैप्टर हैं वो बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, हिडन गुडविल के कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, और इस तरह से आप ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है और जो नोट्स है इनको आप अपनी नोटबुक में नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, दूसरी बात कि जो भी अभी बीच में आप लोग ब्रेक ले रहे हो बार बार कि कभी होमवर्क सबमिट करना है कभी नहीं करना है, तो ये सब चीज़ें मैं स्टार्टिंग से आपको बार बार समझा रही हूँ कि ये सब चीज़ें मत करिए, वरना आप लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ेगी, लेकिन आप इस बात को समझ नहीं रहे बार बार। ठीक है, टीचर्स के बताने के बाद भी आप इस चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन इन फ्यूचर अगर यही कंडीशन आप करते रहे अप्लाई, तो आपको जब प्रॉब्लम होगी बोर्ड में तो फिर आप लोग वहाँ पर संभल नहीं पाओगे, क्योंकि सिलेबस इतना यहाँ पर इजी नहीं है कि आप उसको तुरंत क्या करें कर लेंगे, कवर कर लेंगे, वो लास्ट में कवर नहीं हो पाएगा। और अगर आप इस तरह से नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे किसी भी सब्जेक्ट को और अपना होमवर्क नहीं करेंगे प्रॉपर, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, जो आपको फिर बाद में पता चलेगी कि, और आपकी जो अटेंडेंस है वो भी शॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आप सभी बच्चों से बार बार यही कहती हूँ और यही कहूँगी कि अपना जो होमवर्क है उसको प्रॉपर वे में लिखते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पर कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, तो आप उसके लिए टीचर से पर्सनली कन्वर्सेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, सो चिल्ड्रन टेक केयर, गुड बाय।